हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये कौन से चैप्टर का है। तो मार्केट एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इस चैप्टर का हम आपको थ्योरी बहुत अच्छे से करा रखे हैं जो हम आपको पीछे वाले वीडियो में दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार देख लीजिए ताकि आपको जितना भी एमसीक्यू है वो अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम तक याद रहेगा। ऐसे आप बिना थ्योरी पढ़े हुए सिर्फ एमसीक्यू पढ़ लीजिएगा ना तो होगा क्या, जिस समय पढ़िएगा याद रहेगा लेकिन जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप भूल जाइएगा बहुत कुछ। ठीक है, तो इसीलिए पहले एक बार थ्योरी का उसमें जितना भी बताया गया है अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट उन चीज़ों को आप समझ लेते तो आपको बेहतर तरीके से ये ऑब्जेक्टिव जो है ना आपके दिमाग में फिट रहेगा। समझ गया बातों को। तो चलिए हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो ये सीरीज है ये हम देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली अप्रोक्सीमेट आवर डिफिनीशन ऑफ ओलिगोपोली। तो देखिए हम आपको सब कुछ बढ़िया से समझाए थे कल, अगर वो चीज़ें आपको याद होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम आपको क्या समझाए थे, तो मार्केट समझाए थे। ठीक है, उसके बाद हम बोले थे मार्केट कितने टाइप के हैं, तो दो टाइप के। ठीक है, इस दोनों में कौन कौन टाइप है, तो एक है आपका परफेक्ट कंपटीशन है और दूसरा कौन सा है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन था। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम आपको तीन वो टाइप बताए थे। कौन कौन बताए थे, तो आपको मोनोपोली बताए थे, मोनोपोलिस्टिक बताए थे और ओलिगोपोली बताए थे। तो यही ओलिगोपोली का डिफिनीशन आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो हम क्या बताए थे ओलिगोपोली में, हम ये बताए थे आपको ओलिगोपोली में कि जो सेलर होगा ना, जो फार्म है, जो कंपनी है, वो होगा फ्यू मतलब कुछ नंबर ऑफ। लेकिन जो बायर होगा ना, बायर होगा ये क्या होगा, बहुत होगा, लार्ज मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा, मतलब बायर बहुत सारा है और सेलर क्या है, कम है। तो हम आपको एग्जांपल वहाँ क्या दिए थे, तो हम एग्जांपल दिए थे कार का। हम क्या बोले थे कि जैसे कि देखिए अगर कार का कंपनी देखिएगा तो गिने चुने हैं, आप गिन सकते हैं 10, 5, 15 ऐसे ही है कार का कंपनी। ऐसा तो नहीं कि 5,000 10,000 कार का कंपनी है, आप नहीं सुने होइएगा इतना ज़्यादा। समझ गए ना बातों को। तो कंपनी जो है, सेलर जो है कितना है, कम है, जिसको आप गिन सकते हैं आसानी से। लेकिन क्या आप बायर को गिन सकते हैं, सौंसे दुनिया में तो भरा पड़ा क्या है, बायरे है, सब लोग कार खरीदना चाहते हैं। समझ रहे हैं, तो कितना हो गया, लार्ज नंबर ऑफ बायर हो गया। समझ गए। तो उसी तरह से जो हम आपको कल एग्जाम्पल दिए थे तो उस तरह से देखिए यहाँ पे जो दिया गया एग्जाम्पल चेंज हो गया लेकिन आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रहा है कि मतलब जो इसका एग्जाम्पल दे रहा है वो दे रहा है कि सीक्रेट इंडस्ट्री। जैसे कि आप सीक्रेट इंडस्ट्री के बारे में भी जानते हैं कि मतलब बहुत कम इंडस्ट्री, ऐसा थोड़ी कि सब घर में सीक्रेट इंडस्ट्री खुला हुआ है, ऐसा तो नहीं है। चाहे सब शहर में सीक्रेट इंडस्ट्री, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब बहुत गिने चुने क्या है, सिगरेट इंडस्ट्री है। लेकिन क्या पीने वाला का कमी है, नहीं ना, पूरा दुनिया में भरा पड़ा है सिगरेट पीने वाले लोग। समझ रहे हैं ना। तो यही हो गया इसका ओलिगोपोली का एग्जाम्पल हो गया कि फ्यू नंबर ऑफ सेलर कैसा हो गया, तो फ्यू नंबर ऑफ हो गया यानी कि इंडस्ट्री मतलब बहुत कम नंबर हो गया। लेकिन आपका इसका जो बायर हो गया कितना, लार्ज नंबर ऑफ हो गया। समझ गए चीज़ों को, ओलिगोपोली अच्छे से। चलिए आगे देखते दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मतलब आपको बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन। हम आपको परफेक्ट कंपटीशन का कितना अच्छे से सब कुछ बताए थे। हम बताए थे आपको परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो भी कंपनी है वो सब कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब होमोजीनियस जब प्रोडक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कंपनी एक है, ठीक है, एक कंपनी यहाँ पे और दूसरा कंपनी यहाँ पे, अगर दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इसका दाम 10 रुपया तो इसका भी दाम कितना रखेगा, लगभग 10 रुपया रखेगा। समझ गए ना बातों को। क्योंकि अगर सपोज कीजिए होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो यहाँ अगर ये 20 रुपया अपना दाम कर लिया तो इधर का कस्टमर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। क्योंकि भाई प्रोडक्ट सेम है, होमोजीनियस है, तो इतना ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं देना चाहेगा। इसके मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन में। 3-4 बात आप और सुनिए, उसके बाद हम आंसर आपको बताते हैं। आप सुन लीजिए क्या होता था परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर होता था तो लार्ज नंबर ऑफ यहाँ सेलर भी होता था। समझ रहे हैं, यहाँ फ्री एंट्री और एग्जिट था। ये सब कुछ हम आपको समझाए हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल रहे। समझ गए ना बातों को। यहाँ पर क्या होता था कि ऐसा एज्यूम किया जाता था कि परफेक्ट नॉलेज है किसके पास, तो कस्टमर और बायर दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज है। समझ गए बातों को। मतलब यहाँ ये जो परफेक्ट कंपटीशन वाला जो मार्केट होता है ना, ये एक्चुअली इमेजिनरी होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, मतलब आइडियल होता है। आप इन चीज़ों को सिर्फ फीलिंग ले सकते हैं, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। ये परफेक्ट कंपटीशन जो होता है रियल लाइफ में नहीं होता है। समझ गए बातों को। तो इसका जो आपको यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये ऑप्शन 4 हो जाएगा कि यानी कि ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट वन टाइम। देखिए आइडेंटिकल जो गुड होता है, एक समान गुड होता है, उसका क्या मतलब एक ही प्राइस रखा जाता है। नहीं तो अगर प्राइस इधर उधर करेगा ना तो उसका क्या होगा ना कि प्रोडक्ट तो होमोजीनियस है, तो इधर से आदमी किधर, कस्टमर किधर शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हेन देयर इज ए बायर यानी कि वन बायर। देखिए वन बायर कह रहा है, ठीक है, और मेनी सेलर। समझ गए बातों को। देखिए मतलब यहाँ पे खरीदने वाला, अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि बायर जो है
बायर जो है एक है और सेलर कितना है, सेलर मेनी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बायर जो है ना, मतलब बहुत सारा जो सेलर है, यहाँ भी सेलर है, यहाँ भी है, यहाँ भी, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सेलर हो गया, ठीक है, ये भी एक सेलर हो गया, ठीक है, और ये भी एक सेलर हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारा सेलर है, समझ गया बातों को, और अकेले बायर खरीद रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा कि सिंगल बायर राइट, मतलब एक ही को मतलब बाय करने का राइट है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर आपके दिमाग में अभी ये चीज़ नहीं फिट हुआ होगा तो देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए, जैसे कि किसान का सामान होता है, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, समझ रहे, तो गवर्नमेंट क्या प्रॉमिस करता है कि मेरा सरकार आएगा तो हम इन सब चीज़ों को अच्छे रकम दे करके आपसे खरीदेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेलर कितना हो गया था, बहुत सारा हो गया, किसानों को थोड़ी है, बहुत सारा है, पूरे देश में बहुत सारा किसान है, लेकिन यहाँ पे बायर कौन हो गए थे, एक एक गवर्नमेंटे हो गए ना, क्योंकि ये प्रॉमिस किए थे कि हम आपसे सभी सामान खरीदेंगे, समझ गए चीज़ों को। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई हेल्थ केयर है, क्या है, हेल्थ केयर है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो बहुत सारे कंपनी से गवर्नमेंट क्या करता है, दवाइयाँ खरीदता है, ठीक है, बहुत सारे कंपनी का दवाई उसमें खरीद करके, लेकिन खरीदता तो गवर्नमेंट अकेले है, लेकिन बहुत सारे कंपनी से खरीद करके ज़रूरत का सामान वहाँ पे जितना भी सर्जरी से इंस्ट्रूमेंट होता है, सर्जरी के लिए जितना भी डॉक्टर के लिए फैसिलिटी होता है, वो सब बहुत सारे कंपनी से खरीद के और वहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे बायर कितना है, एक ही है, लेकिन सेलर कितना है, तो बहुत सारा कंपनी है, समझ गए ना बातों को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि यानी कि सेलर मार्केट का मतलब क्या हो गया ना, कि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम हो गया। सेलर मार्केट का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे अब सेलर का बस चल रहा है, मतलब आप जैसे कि कभी मार्केट में अगर सब्जी खरीदने जाते होइएगा तो अचानक देखते हुए किसी दिन सब्जी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन सप्लाई जो है ना मार्केट में, सप्लाई क्या हो गया कि कम हो गया, लेकिन वहाँ पर डिमांड क्या हो गया ना कि ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए उसका दाम क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये मार्केट उस दिन किसके हाथों में चला गया, तो सेलर के हाथ में चला गया ना भैया, क्योंकि वो अपना हिसाब से क्या कर रहा है, दाम ले रहा है। तो उस दिन क्या होता है, डिमांड जो होता है मतलब एक्सेस हो जाता है, किससे, तो सप्लाई से। तो यही देखिए डिमांड बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, किससे, सप्लाई से। तो इसको क्या बोलते हैं, सेलर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट एक ग्राफ है जो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको दिखाया भी था पिछले क्लास में ग्राफ, लेकिन मैं उसका अभी समझाया नहीं हूँ, तो मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ग्राफ समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एवरेज रिवेन्यू जो होता है ना, एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है। मतलब सपोज कीजिए आप कोई दुकान खोले, क्या किए, दुकान खोले, आप यहाँ पे आप 5,000 रुपया लगाएं ना, अगर 5,000 रुपया अगर आप लगाएं दुकान में, छोटा सा एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, तो आपको 5,000 रुपया फाइनली क्या हुआ कि इनकम हो करके सब कुछ आया, तो ना आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि नहीं देखते बहुत लोग बोलते हैं अरे आप बिजनेस किए थे तो आपका क्या हुआ भैया, कहता है ले दे के बराबर हो गया, जितना लगाए थे उतना मिल गया। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट का हो गया। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है समझिए कि वन ऑफ द इसेंशियल यानी कि कंडीशन फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम आपको क्या बताए थे जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो हम बोले क्या कि नंबर ऑफ फार्म क्या होगा, मैक्सिमम, बहुत होगा, क्या होगा, बहुत होगा। लेकिन ये फार्म का साइज कैसा होगा, अगर मैं साइज पूछूँ तो छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। समझ गए, मतलब छोटा छोटा फार्म होगा लेकिन बहुत सारा फार्म होगा। समझ गए, हम यही चीज़ आपको बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि किसका, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में क्या हो गया कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। जैसे कि आप टूथपेस्ट बाजार में अगर खरीदने के लिए जाते होगा तो दुकानदार आपसे पूछता होगा कौन सा लेना। जैसे अगर आप प्रचार ही देखते होइएगा तो उसमें क्या देता होगा प्रचार में, कि किसी में बोलता था होगा कि साल्ट मैक्सिमम है, किसी में बोलता होगा कि नींबू मैक्सिमम है। समझ गए बातों को ना। किसी में बोलता होगा कि हमारा आयुर्वेदिक से बना हुआ है, जैसे कि बाबा रामदेव का ले लीजिए तो क्या बोलते हैं हमेशा, हमारा आयुर्वेदिक से बना हुआ है। तो देख रहे हैं इसमें प्रोडक्ट तो डिफरेंट हो गया, समझ रहे ना। तो मतलब लेकिन छोटा फार्म है, ये सब बहुत बड़ा फार्म नहीं है। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज ट्रैक्टर बनाने वाला फार्म है, नहीं, ये छोटा फार्म है, क्योंकि जितना लोग को नेसेसरी है उतना ही चीज़ प्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कैसा हो गया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट मिल गया, जैसे क्वालिटी में, कलर में आपको डिफरेंट मिल जाएगा, साइज में डिफरेंट मिल जाएगा, ठीक है, कंपोजिशन में आपको डिफरेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, तो ये किसका एग्जांपल है, मोनोपोलिस्टिक का है। हमें सब कुछ आपको समझा रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्या कर रहा है समझिए, अंडर विच मेकर कंडीशन द फार्म्स हैव द यानी कि एक्सेस कैपेसिटी। तो एक्सेस कैपेसिटी किस में होता है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि मोस्ट डिस्टिंग्विशियस फीचर्स ऑफ द ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में हम आपको क्या बताए हैं, सबसे पहले बात हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है कि फ्यू नंबर ऑफ क्या होता है, सेलर, प्रोड्यूसर, फार्म, जो भी आपको बोलना है बोल लीजिए, हम आपको सब कुछ बता रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे बायर क्या होता था, बायर होता था लार्ज,
लार्ज नंबर ऑफ बायर होता था। समझ गए बातों को। तो देखिए ये फार्म जो होता है ना, कुछ नंबर ऑफ फार्म होता है, तो ये सब एक एक्चुअली क्या होता है, ये सब अपना ग्रुपिंग करके और सब मीटिंग कर लिया रहता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहता है कि हमें क्या करना है, प्राइस के इस रेशियो में रखना है। समझ गया बातों को। तब यहाँ पे क्या होगा कि एक कोई कंपनी अगर अपने प्राइस को बहुत लो करता है या कोई अलग कंपनी अपने प्राइस को बहुत हाई करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब क्या है कि इस ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंट रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एक कार वाले अपने प्राइस को अगर बहुत कम कर लेंगे तो उन्हीं का बिकने लगेगा, तो दूसरे के मार्केट पर इफेक्ट पड़ जाएगा ना। तो इसीलिए क्या कर रहा है कि इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे का होता है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है, मतलब डिपेंड होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है। अगर स्वतंत्र होगा तो जैसे मर्जी करने लगेगा, लेकिन अगर जैसे मर्जी वैसे करने लगेगा अपने प्राइस में, तो दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ने लगेगा, यानी कि उसका सेल कम हो जाएगा या उसका सामान नहीं बिकेगा अगर ये अपना प्राइस कम कर लिया था। या तो ये अपना प्राइस अगर बढ़ा लेगा तो दूसरा का सामान फिर क्या करने, ज़्यादा बिकने लगेगा। समझ गए चीज़ों को ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। फिर यहाँ वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया एक्चुअली, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये तो हम आपको बता रखें कि यानी कि जो वहाँ पे एवरेज रिवेन्यू होता है किसके, तो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है, मतलब जितना लगाए उतना ही मिला। अब देखिए जो हम आपको ऊपर समझाए हैं वही चीज़ यहाँ पे आ गया कि देखिए टूथपेस्ट जो है मतलब प्रोडक्ट जो है सोल्ड अंडर किसके अंडर, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। ठीक है, अब तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो एक ही बार में समझ गए हैं सब कुछ। चलिए देखते हैं आगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सिचुएशन इन विच द टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। एग्जाम्पल ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो टोटल रिवेन्यू किसके बराबर होता है, टोटल कॉस्ट के बराबर होता है ब्रेक इवन पॉइंट में, मतलब जितना लगाया उतना ही कमाया। समझ गए बात में, मतलब ले दे के बराबर कर लिया हमने, तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि द टर्म मार्केट, मतलब मार्केट का मतलब क्या है। देखिए मार्केट के अंदर आपको कितने अच्छे से समझाए थे ना, शायद आपको याद होगा, तो आपको एक क्वेश्चन तो सेकेंड डे में पता चल गया होगा। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि मार्केट चलिए थोड़ा 1 मिनट हम बता देते, थोड़ा टाइम दीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए मार्केट में क्या होता है ना, एक्चुअली जनरली क्या होता है कि सेलर होता है और बायर होता है। ठीक है, तो सेलर और बायर जो होते हैं मार्केट के अंदर, तो ये क्या करते हैं, सेलर सामान को बेचते हैं और बायर क्या करते हैं, खरीदते हैं। सेलर को आप क्या बोल सकते हैं, और तो प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। समझ गए ना बात को, या फिर क्या, तो मतलब सप्लायर भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, सप्लायर बोल सकते हैं। ठीक है, और ये बायर को क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर बोल सकते हैं, डिमांडर बोल सकते हैं। यही ना डिमांड करते हैं, बायर के द्वारा डिमांड करते हैं। तो ये क्या होता है मार्केट, या तो एक प्लेस होता है, प्लेस। तो प्लेस कहाँ होता है, जैसे कि आप मार्केट के नाम लेते ही आपके दिमाग में वो प्लेस आ जाता होगा, जहाँ आपके गांव के नज़दीक बाजार लगता होगा वो आ जाता होगा आपके दिमाग में। लेकिन ज़रूरत नहीं है हर समय ये प्लेस ही हो। कई बार क्या होता है कि वर्चुअल मार्केट होता है। वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं, ये तो हो गया कि इसमें फिजिकल कांटेक्ट होगा। कैसा होगा कि फिजिकल कांटेक्ट होगा, किससे, दुकानदार के साथ। जैसे कि आप किराना दुकान पे सामान लेने गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके साथ फिजिकल कांटेक्ट हुआ, तो ये कैसा मार्केट है, तो ये मार्केट हो गया आपका जैसे कि मतलब प्लेस हो गया। लेकिन वर्चुअल में क्या होता है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं कर। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किससे, तो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ आपके कोई फिजिकल कंटेक्ट थोड़ी हो रहा है। आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों बुक करते हैं और आपके पास क्या होता है कि आ जाता है सामान। तो क्या वर्चुअल मार्केट भी होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों मिला करके दिया रहता है ऑप्शन, तो ये भी सही होता है, लेकिन दोनों मिला करके नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ आपको क्या दिया है ऑप्शन में कि ये सेंटर प्लेस, मतलब सेंट्रल प्लेस। मार्केट कहाँ लगता है, जनरली सेंट्रल प्लेस में लगता है। कि समझ कीजिए ऐसे चारों साइड में गाँव है या शहर है, तो मार्केट कहाँ लगाया जाए, यहाँ लगाया जाए। ऐसा नहीं कि चारों साइड में गांव है तो मार्केट ले जाकर के यहाँ लगा देगा, तो इसका मार्केट में क्या होगा कि रस कम होगा, भीड़ कम होगा। लेकिन यहाँ अगर लगाएगा ना तो सबके लिए ये क्या हो जाएगा कि महत्वपूर्ण हो जाएगा, सबके लिए नियर डिस्टेंस होगा, सब अच्छे से यूटिलाइज करेगा मार्केट को। समझ गए बातों को। तो यही क्या होता है, ये सेंट्रल प्लेस होता है मार्केट का मतलब इकोनॉमी में। समझ गए। चलिए आगे देखते 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है द साइज ऑफ मार्केट फॉर ए प्रोडक्ट रिफर्स टू, मतलब साइज ऑफ मार्केट। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब देखिए साइज ऑफ मार्केट किस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कितने पोटेंशियल बायर है। पोटेंशियल बायर का मतलब ये हो गया कि ज़्यादातर चीज़ों को खरीदने वाले, समझ रहे हैं कि कंपनी को उससे उम्मीद है कि हमारा सामान खरीद रहे हैं। सपोज कीजिए कि कहीं गाँव है, विलेज है और यहाँ पे क्या, तो फार्मर ज़्यादातर रहते हैं, फार्मर। अब इनका इनकम कम होता है। अब इसके गांव के नज़दीक में हम क्या करेंगे, कोई लेवाइस के जीन्स के मतलब हम क्या करेंगे, शोरूम डाल देंगे, तो बिकेगा क्या, कभी नहीं बिकेगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम शहर में डालेंगे तो क्या होगा, बिकेगा। तो शहर में क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल बायर ज़्यादा है उस प्रोडक्ट का, इसीलिए प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन गाँव में यहाँ पे नहीं है प्रोडक्ट। हाँ, गाँव में अगर यहाँ पे हम छोटा मोटा, जैसे कि किसान का गाँव है, तो यहाँ में किसी मतलब बीज का दुकान खोल दे, खाद का दुकान खोल दे, छोटा छोटा नेसेसरी दुकान खोले, तो यहाँ पे चलेगा।
जाएगा। तो यही चीज़ होता है मार्केट में, मतलब मार्केट जो मतलब प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा बेचना चाहता है, जो कंपनी है या चाहे जो भी फार्म है या जो सेलर है, वो किस हिसाब से डिसाइड करता है कि वहाँ पे पोटेंशियल बायर कितना है, समझ गए। तो वही होता है साइज ऑफ मार्केट। मतलब साइज ऑफ मार्केट में क्या आ गया कि आपको वहाँ पे पहले एनालाइज करता है कि पोटेंशियल बायर वहाँ पे है, तो उसी हिसाब से उसका साइज ऑफ मार्केट होगा। अगर ज़्यादा पोटेंशियल ऑफ बायर है तो वहाँ पे बड़ा साइज ऑफ मार्केट होगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इन ए यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। देखिए तो मतलब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब हम अभी तो हम आपको पूरा समझा करके हटे हैं ना, तो देखिए यही बात आपको याद रखना है कि मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। समझिए बातों को। चलिए देखिए अगर आप स्किप कर दीजिएगा तो कर लीजिए स्किप, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो आपको लगेगा कि काश थोड़ा और टाइम दे करके पढ़ लिए रहते अच्छे से। समझ गए ना चीज़ों को। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि डिफरेंट फार्म्स कॉन्स्टिट्यूट द इंडस्ट्री ऑफ द प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड। हम अभी आपको क्या बताएं कि होमोजीनियस गुड कौन प्रोड्यूस करता है भाई, तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस गुड आता है। और वहाँ पे क्या रहता है, प्राइस लगभग सेम रखना पड़ता है। समझ गए बातों को ना, हम आपको सब बताएं हैं, ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। देखिए आगे कह रहा है द सेम प्राइस प्रिवेलिंग थ्रू आउट द मार्केट। तो सेम प्राइस किस में, अभी तो हम आपको बताएं किस में, परफेक्ट कंपटीशन में। आगे देखिए द सिचुएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फार्म प्रोड्यूसिंग ए सिमिलर गुड्स। तो लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स कहाँ होता है, तो हम आपको क्या बोले कि लार्ज नंबर ऑफ फार्म और लार्ज नंबर ऑफ बायर, BUYER बायर, ये कहाँ होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है भैया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप एक बार थ्योरी देखे होइएगा ना तो क्वेश्चन को तो चुटकी में उड़ा दीजिएगा। समझ गए ना बातों को। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि यानी कि एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। ये भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ हम आपको बताएंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी ये आ गया था सीक्वेंस में तो हम आपको बता रहे हैं, इसको आप याद रख लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू जो होता है यहाँ पे किसके हो जाता है, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है। कभी कभी तो ऐसे लिख करके देता है आपको, देखिएगा कई क्वेश्चन में कि AR में ए मार देता है, तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि क्या दिया है, एवरेज रिवेन्यू और ये मार्जिनल रिवेन्यू दिया है। समझ गए ना बातों को। चलिए जब हम ग्राफ बताएंगे तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से भी समझाएंगे। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मीन्स, परफेक्ट कंपटीशन मीन्स क्या हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर। घुमा के क्वेश्चन को पूछेगा। मोनोपोलिस्टिक मीन्स, मोनोपोली मतलब क्या हो गया कि सिंगल नंबर ऑफ सेलर। जैसे कि हम आपको क्या बताए थे मोनोपोली में, मोनोपोली में हम क्या बताए थे कि सिंगल नंबर ऑफ क्या है, सेलर है। तो हम आपको दो एग्जांपल दिए थे, एक तो हम आपको वर्ल्ड लेवल पर दिए थे, तो क्या दिए थे, तो डी बियर्स कंपनी का एग्जांपल दिए थे थ्योरी जब पढ़ा रहे थे। तो डी बियर्स कंपनी क्या है, डायमंड के फील्ड में ये बहुत बड़ा कंपनी है, मतलब ये मैक्सिमम मार्केट को ये अकेले कवर करता है। तो क्या हो गया, इसका मोनोपोली हो गया उस फील्ड में। समझ गए, डायमंड के फील्ड में। उसी तरह से हम इंडिया लेवल पे क्या बताए थे कि जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, तो ये क्या है, जैसे कि आपको बल्क में सामान, मतलब ज़्यादा भारी भरकम सामान अगर आपको इधर से उधर ले जाना है तो आप क्या कीजिएगा, इंडियन रेलवे को ही हायर कीजिएगा ना। तो इंडियन रेलवे को हायर कीजिएगा तो यहाँ पे इसका क्या है, मोनोपोलिस्टिक है, मतलब ये प्राइस क्या है, तो मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है। जबकि आपको हम परफेक्ट कंपटीशन में क्या बताए थे कि वो एक तरह से यानी कि प्राइस क्या है, टेकर है, लेकिन ये प्राइस मेकर है। गवर्नमेंट को जितना मन होगा उस हिसाब से क्या करेगा, ये अपना प्राइस रख सकता है कि हम इतना प्राइस लेंगे तब हम आपका सामान लेकर के जाएंगे। तो आप सोचिएगा सर हम बस से क्यों नहीं ले जाएंगे, हवाई जहाज से क्यों नहीं ले जाएगा, भैया बस हवाई जहाज से ले जाएगी तो कितना प्रोडक्ट ले जाएगा। सपोज कीजिए आपको यहाँ असम है, असम के डिब्रूगढ़ से लेकर के और आपको सामान कहाँ, कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी लेकर के आना, तो आप बस से ले जाइएगा तो जितना का सामान नहीं है उतना आपको भाड़े लग जाएगा। समझ गए बात को। तो हम नहीं ले जा सकते बस से, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ रेलवे भाड़ा करेंगे अगर हमको बल्क में सामान ले जाना है तो, ठीक है, ताकि हमारे क्या पड़े, हमारे लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ना पड़े। समझ गए, मतलब हमारे लिए कॉस्ट सस्ता पड़ जाए। तो इन चीज़ों को मोनोपोलिस्टिक में देखा जाता है। समझ गए। तो मोनोपोलिस्टिक का एग्जाम्पल हो गया आपका कि एक तो इंडियन रेलवे हो गया, दूसरा वर्ल्ड लेवल पे हम आपको बताए थे डी बियर्स कंपनी हो गया जो डायमंड के फील्ड में। समझ गए चीज़ों को। तो दोस्तों वीडियो को हम छोटा ही रखते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन हम आपको करा दिए और जो भी क्वेश्चन कराए हम समझा करके कराएं, ऐसे नहीं कि हम आपको कुछ भी बता करके नहीं गए हैं। तो आप देखिए अब मैं बताता हूँ, मेरा एक ही कहना है कि आप कम से कम इतना पढ़िए कि आपका एग्जाम में सब क्वेश्चन मतलब बन जाए अच्छे से। देखिए इसीलिए हम किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर में PhD आपको तो नहीं करा रहे, लेकिन इतना जरूर करा रहे हैं कि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। मेरा अभी पर्पस क्या है या आपका भी पर्पस होना चाहिए कि हमारा एग्जाम निकलना चाहिए, हमें सिलेबस को ग्रैब करना है, ना कि PhD करना है। समझिए,
रहिए। अगर आपको लगता है पीएचडी करना है तो आप करते रहिए, बहुत अच्छा है आपको, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा अभी आप पीएचडी नहीं करिए, 2-3 महीना एग्जाम का सिलेबस पढ़िए, ओरिएंटेड सिलेबस पढ़िए। एग्जाम जब आपका निकल जाएगा ना तो वहाँ पे जब आपको ड्यूटी के बाद फ्री टाइम मिलेगा तो अच्छे से पीएचडी जिस सब्जेक्ट पे मन होगा ना करते रहिएगा, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।